नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। उच्चतम न्यायालय ने 21 विपक्षी दलों की उस अपील पर निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी है जिसमें लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा होने से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने की मांग की है। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने विपक्षी नेताओं की अपील पर 25 मार्च को सुनवाई करने का फैसला किया है। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से अदालत की सहायता के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। आयोग के मौजूदा नियमों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर अभी एक विधानसभा सीट की एक ईवीएम के मतों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जा सकता है। तो समझेंगे कि असल में ये जो मांग है इसके पीछे के कारण क्या है, अब तक जो चुनाव आयोग का नियम है उससे दिक्कत क्या है, और क्या वीवीपैट पर भरोसा डगमगा रहा है, इसीलिए पर्चियों के मिलान की मांग है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। एसके मिंजरता साहब हैं, पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग, बहुत स्वागत सर आपका। विपुल मुदगल हमारे साथ हैं, मुख्य कार्यकारी कॉमन कॉज से, आपका स्वागत है। और देशरतन निगम है, वकील सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मिंजरता साहब, जब पहले बैलेट और उसके बाद ईवीएम और उसके साथ साथ वीवीपैट का फैसला 2013 के अगर आदेश को देखें कि 2019 से सभी बूथ पर वीवीपैट लागू कर दिया जाएगा, वीवीपैट को लाने का मकसद था क्या? और अब जब हम गिनती की बात करें, उसकी पर्चियों की मिलान बात कर रहे हैं, क्या उसकी उसी कड़ी में है और कुछ उससे अलग है? देखिए, वीवीपैट का लाने का मकसद ये था कि जब वोटर वोट देता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो वोट है वो सही रिकॉर्ड हुआ है, जिसको मैंने वोट दिया है वो उसी के खाते में गया है। क्योंकि एक पर्ची सी प्रिंट होके आती है एक प्रिंटर पर, जिसमें कि कैंडिडेट का नाम और उसका इलेक्शन सिंबल वो उसके सामने प्रिंट होके आता है। तो आपको इससे मन में आपको तसल्ली मिलती है कि मैंने इसी आदमी को वोट दिया था और मेरा वोट जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि उसी के नाम की पर्ची छप के आई। तो वीवीपैट का मकसद तो यही था। तो वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम्स के बारे में कुछ जो है शक पैदा किया गया। खैर, जहाँ तक मैं समझता हूँ ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और ना हुई है। लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस किया कि भाई ये वीवीपैट की ज़रूरत है जी, प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और वोटर्स को तसल्ली देने के लिए कि आपने जिसको वोट दिया है उसी के खाते में गया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और कमीशन ने कहा कि हम हर पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट लगाएंगे। अब गिनती की बात यह है जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो मुझे नहीं समझ आती कि हमको इसको डिस्कस करना चाहिए या नहीं। हम वकील साहब हैं वो नहीं, लेकिन जब आपने वीवीपैट लगाई और आपने कहा कि इसका मकसद चुनाव आयोग का सिर्फ महज ये था कि मतदाता को ये पता लगे कि उसका वोट रजिस्टर्ड हो गया जिसको देना चाहता है, तो फिर हर विधानसभा में एक वोट वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की जरूरत क्या पड़ी? इस प्रावधान को क्यों जोड़ा? नहीं, इसलिए जोड़ा गया कि कुछ लोग चाह रहे थे कि सारे पोलिंग स्टेशनों पर गिनती करो। तो हमने कहा चलिए आपकी तसल्ली के लिए कि भाई मिलान करने के लिए कि जो वोटिंग मशीन है वो सही वोट जो है रिकॉर्ड कर रही है, एक आधा मिला के, जो क्योंकि पर्चियों से पता चल जाएगा कि किस आदमी को कितने वोट मिले उस पोलिंग स्टेशन पर, और वो ईवीएम बता रही है कि इस आदमी को इतने जो वोट्स दिए गए, दूसरे को इतने दिए गए। तो मिलाने से आपको और तसल्ली हो जाएगी कि भाई वो वोटिंग मशीन जो है वो सही काम कर रही है। इसी वजह से ये एक हमने कहा। लेकिन एक जो था वो तो अपनी तरफ से है, लेकिन जो रूल्स हैं, रूल में 56D एक रूल है, उसमें अगर कोई कैंडिडेट एक रीजनेबल जो है सस्पिशन रेज करता है कि भाई इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन के बारे में मुझे कुछ शक है, और वो रिटर्निंग ऑफिसर अगर उससे सेटिस्फाइड है तो उनकी एक से ज़्यादा भी काउंटिंग वो कर सकता है। ये तो हमने इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जोड़ा था कि चलिए हम 1% एक पोलिंग स्टेशन तो रखते ही हैं, और बाकी जो रूल्स के मुताबिक जो आप चाहेंगे, अगर आपकी डिमांड में कुछ तथ्य है तो रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड करके उनको भी काउंट कर सकता है। ओके, विपुल साहब, सवालों की जब आशंका की बात आती है, 4.4% की बात अगर एक को मैं कहूँ जो ओवरऑल एवरेज की बात करूँ मतदाता के लिहाज से,
फिर से 50% तक ले जाने की जो मांग है, कह रहे हैं कि इससे भरोसा बढ़ेगा। एक पर भरोसा नहीं बढ़ रहा तो 50% पे क्या भरोसा बढ़ सकता है? और क्या भरोसे के लिए अब ईवीएम के बाद वीवीपैट और वीवीपैट के बाद उसकी पर्चियों का मिलान ये जरूरी है? देखिए, इसमें दो अलग अलग बातें। पहले तो हंसी आती है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपोजिशन में पहुंचती हैं तो इनको शक होना शुरू हो जाता है। और हम कॉमन कॉज के साथ भी काम करते हैं और एडीआर के साथ में भी काम करता हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ एडीआर का, तो हम लोग इलेक्शन के ऊपर बड़ी नज़र रखे होते हैं। और हमें अब आजकल हंसी आती है कि जैसे ही अपोजिशन में पहुंचते हैं जो भी पार्टी, वो फौरन उनको ईवीएम के ऊपर शक होने लगता है। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सर की बात से एकदम सहमत हूँ मेरी रत्ता जी की, कि हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो करीब करीब टेम्पर प्रूफ है। क्या ये संभव है कि उन पर टेम्परिंग हो सकती है? यस, संभावना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका कारण ये है, मतलब टेक्निकल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि चूंकि उनके अंदर कोई वाईफाई डिवाइस नहीं है, कोई कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं है, कोई तार नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसकी चिप को चेंज कर सके बाहर से। मतलब आप ये कर सकते हैं, ऐसा संभव है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अगर आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, तो कितना पर लीटर, 1 लीटर में 900 मिलीलीटर जा रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है, वो आप बैठे बैठे दूर से कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते पर इसलिए चूंकि वो कनेक्टेड है, टेलीफोन से कनेक्टेड है, तो ये मशीनें एक तो कनेक्टेड नहीं है, और अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कुछ मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं जहाँ पे 1000 से कम में निपटारा हुआ है वोटों पे, बहुत कम पे 300 वोट से निपटारा हुआ है, आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे आप 50% को दोबारा से चेक कर लीजिए। देखिए, वीवीपीएटी का मतलब है, इसमें जो ए है वो ऑडिट है, वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल है। तो ऑडिट का मतलब है कि जांच परख, जैसे कि हम अकाउंट की ऑडिट करते हैं, तो आप चाहें तो आप चावल बनाते हैं तो एक चावल उठाते हैं, कहते हैं बन गया सारा। अब कोई कहे कि आप तो 51 चावल उठाइए उसमें से, तो ये बात बनती नहीं है। तो मैं इसमें अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी, वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड साइंस है। उसमें एक हाइपर ज्योमेट्रिक मॉडल होता है, उसको कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो उसमें ये देखा जाता है कि वो न्यूनतम संख्या कितनी है जिससे कि आप 99.9% का भरोसा ऑडिट के रूप में दे सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल 2 से 4% के बीच में आता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो क्या अपनी मान्यता देता है। मेरे हिसाब से 5-6% अगर कर दे तो हमारा काम हो सकता है। जिस तरीके से बात हो रही है, और देश निगम साहब, बार बार फिर जो सवाल आता है कि अगर मैं दूसरे एंगल पर कहूँ, एक मतदाता के लिहाज से 0.4% अगर आप काउंट करने को तैयार हैं, और मैं एज अ मतदाता, एक मतदाता के तौर पर मैं उस दायरे में नहीं आता हूँ, मेरे इलाके में वो नहीं है, तो क्या किसी एक विधानसभा में मतदाताओं के अधिकार अलग अलग नहीं हो जाते? अगर आप लागू करना चाहते हैं उसको भरोसे के लिए, तो सभी मतदाताओं के लिए क्यों नहीं? देखिए, अगर थ्योरी में बात की जाए तो आपकी बात एकदम सही है। जहां आप एक करें तो सारा कर लीजिए, लेकिन क्या प्रोसीजरली आज की डेट में वो पॉसिबल है? और दूसरा ये, क्या ये मशीन टेम्पर प्रूफ है? मैं दोनों अपने को पैनलिस्ट से एग्री करता हूँ कि लगभग ना के बराबर, और दूसरा मैं कहूँगा एकदम नहीं, क्योंकि एक तो कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, जब उनकी इलेक्शन के बाद सीलिंग होती है वो एजेंट्स के सामने होती है, मशीन भी सील होती है, उसका बाहर का डब्बा भी सील होता है, और वो उन्हीं के सामने खोली जाती है। तो ये बाकी पॉसिबिलिटीज़ को भी रूल आउट कर देता है। तो आप सारा नहीं गिन सकते। एक वो बहुत आइडियल सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है आज से 10 साल 15 साल के बाद आपकी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, आप थंब इम्प्रेशन से वोट डालना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, आपको बाद में वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वोट ही नहीं डाल पाएंगे जब तक आपका थंब का आपके फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं होगा। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, एज राइटली पॉइंटेड आउट, कि एक छोटा सा सैंपल लेंगे, और दूसरा आप इन मशीन्स का पिछले रिकॉर्ड देखें, एरर मार्जिन क्या है। एरर मार्जिन इनका 1 या 2% के आसपास आता है टोटल, जो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। और तीसरा, अगर आप देखें, ये चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ने दिया था, आके आप हमें हैकाथॉन की जो उन्होंने बात करी थी, आप हैक करके हमें दिखाएं इन मशीन्स को। कोई नहीं पहुंचा वहां पर, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे ये पॉलिटिकल मुद्दा सिर्फ वोटों की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें बड़ा साफ है, लेकिन हाँ, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जब सारी जगह लग रही है मशीनें, इसका मतलब निष्पक्ष और पारदर्शी इलेक्शन और ज़्यादा होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको लोगों का और भरोसा बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने थंब इम्प्रेशन की बात करी, उससे अगर आप वोटिंग आप शुरू करते हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन अगर 50% का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता, क्या वो कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट कह देगा, हाथ खड़े कर सकता है कि मेरे तो बस का नहीं, मैं तो 6 महीने और डिले कर दूंगा रिजल्ट्स। तो कैसे होगा? और दूसरा जो कंप्लेंट वाली बात करी, इसके अलावा जो भी कोई कंप्लेंट करेगा और वो लगता है कंप्लेंट्स में कोई तथ्य है शिकायत में, तो वो शिकायत देखी जाएगी। तो दोनों तरीके से मेरे ख्याल से निष्पक्ष और पारदर्शी है। समय पे रिजल्ट भी आपको डिक्लेयर करना है, सब कुछ डिले ना हो। रिसोर्सेस क्या है देश के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी जबरदस्त और ह्यूज एक्सरसाइज करने के लिए, उसको भी दिमाग में रखना है। क्योंकि जैसे ही आप रिजल्ट हल्का सा डिले करेंगे तो दूसरा शक लोगों के दिमाग में चला जाएगा कि क्यों डिले हो रहा है। देखिए, हर तरफ से आपको इस पे ध्यान रखने वाली बात है। इसमें एक और जो पॉइंट सवाल खड़ा किया था मिंटर साहब, उसको थोड़ा समझना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि अलग अलग बूथ पर कुछ मतदाताओं ने XY पार्टी को वोट दिया, लेकिन काउंटिंग के वक्त अगर उन मशीन्स पर उस पार्टी को 0 वोट मिलते हैं। आज तक तो कभी किसी ने नहीं कहा है। कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। आरोप लगे, तो और फिर एक्चुअली उसके सहूलियत के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करने की योजना थी, उस भरोसे को वापस बरकरार रखने के लिए, या फिर आपने एक पतला रास्ता दे दिया अविश्वास का दलों को और अब उसके जरिए वो और बढ़ना चाहते हैं, वो और फैलाव चाहते हैं? नहीं, उस चीज़ के लिए नहीं था कि भाई 0 करे। एक्चुअली कभी एक मुझे मालूम है कि एक दफ़ा किसी ने कहा था कि महाराष्ट्र के किसी के मेरे को तो मेरे गांव में 0 वोट मिला, मेरा अपना वोट भी नहीं मिला। वो गलती मैं उनको नहीं दोष देना चाहता, लेकिन चीफ जो वहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको इमीडिएटली रिकॉर्ड वेरीफाई करके बता देना चाहिए था भाई ये क्या है। उसमें हमने वेरीफाई करवाया कि उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पर उस आदमी को 11 वोट मिले थे और उसकी फैमिली के तो 4-5 ही मेंबर थे। इसका मतलब है कि 11 वोट जब उसको मिले तो वो 0 कहने वाला तो बात गलत थी, और उस 0 को उठा के लोगों ने इतना बड़ा उसको जो मसला बना दिया। तो वो एलिगेशन ही बेसिकली गलत थी, और हमने जो वीवीपैट है उसके लिए नहीं किया। हमने भी महसूस किया कि अगर जैसे, और पर्टिकुलरली जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया कि भाई इस ग्राउंड पर कि मुझे पता होना चाहिए, मैं देखूं अपने आप कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि भाई आपकी श्योरिटी हो, आपको सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने जिसको वोट दिया है, तो हमने वीवीपैट का वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने से पहले ही हमने शुरू कर दिया था। तब ट्रायल के तौर पर शुरू हुआ था। हाँ, ये तो पहले ही शुरू हो गया था सुप्रीम कोर्ट के बाद में। और हमने बल्कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम तो ये काम चीज़ पहले ही शुरू कर रहे हैं, और अगर उस जजमेंट में देखिए तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फेक्शन के भाई इलेक्शन कमीशन वाकई पहले ही इस दिशा में चल पड़ा है। और उन्होंने हमसे पूछा कि कब तक करोगे, तो हमने बताया कि हम इस इलेक्शन में तो नहीं करवा सकते क्योंकि 2014 के इलेक्शन से थोड़ी दिन पहले की बात थी। तो हमने कहा कि ये है कि हम अगला जो 2 इलेक्शन होगा उसमें सब में करवा देंगे। तो अब हमने अपना जो कमिटमेंट दी है कोर्ट्स को, जो जनता को, देश को जो कमिटमेंट दिया है, उसको पूरी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जिन लोगों ने इस याचिका को डाला, उनका कहना है कि आपने जो एक मशीन का लिया, सैंपल साइज ले रहे हैं, वो बहुत छोटा, और इसीलिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ज़रूरी है कि मतदाता और पार्टियां जो स्टेक होल्डर है उनका भरोसा काम करने के लिए 50 क्यों नहीं कर सकते? अगर आप एक कर सकते हैं तो 50% 50 करने की फिर फायदा ही क्या हुआ? अगर आपने सारी 50% की गिनती करनी है तो ईवीएम का क्या फिर फायदा हुआ? फिर वो वैसे ही वोट डलवा के उनसे वो करवा लो। भाई ईवीएम का मकसद ये था जल्दी से, देखिए एक तो ये ईवीएम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मेरे को टाइम ही नहीं लगता। मुझे पता है, मैंने पहले तो वो बेचारे मेरे जैसे कोई अगर ओल्ड एज है तो वो यूं करके वो स्टैंप लगाता था, उसकी स्टैंप कहीं और ही चली जाती थी, वोट रिजेक्ट हो जाता था। बहुत सारे हमने स्टडी करी, बहुत सारे केसेस में जो रिजेक्टेड वोट वो ज़्यादा है और मार्जिन कम था। इसमें इस सिस्टम में एक वोट भी रिजेक्ट नहीं होता, तो आपका सही जवाब सही जो है वो जल्दी हो रहा है, काउंटिंग जल्दी हो रही है। अदरवाइज मैंने खुद देखा है, हम बैठे रहते हैं 5-5, 6-6 दिन बैठे रहते थे काउंटिंग हॉल में, काउंटिंग ख़त्म नहीं हो रही है। अब आपको मेरे ख्याल में सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, 12-1 बजे 2 बजे तक सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये जितनी फ़ायदे हैं वो फ़ायदे तो अगर आप वही
फिर उनको सबको 50%, फिर 50 में कोई कहेगा, जैसे आप कह रहे हैं 50 वाला कहेगा भाई मेरे पोलिंग स्टेशन तो नहीं आया तो 100% करो। तो फिर फायदा क्या हुआ? ईवीएम और वीवीपैट का फायदा क्या हुआ फिर? क्या विपुल जी, जो लड़ाई रीजनेबल फिर कर जो प्ली है वो इस लड़ाई को वापस उसी एरा पे ले जाने की कोशिश है बैलेट की तरफ, या जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें कहीं कुछ थोड़े बहुत दम भी दिखते हैं? नहीं देखिए, एक तो मेरी अपोजिशन पार्टी से बहुत भारी शिकायत है, वो मैं उसका जिक्र भी करूंगा। पर पहले जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सांख्यिकी की दृष्टि से ये संभव है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक स्केल होता है। प्रोबेबिलिटी में होता है कि अगर आपको 99.9% एक्यूरेसी चाहिए तो आपको, जैसे एक चावल देखते हैं और पता लग जाता है कि पूरे देगची पक गई, तो उसमें ये बताता है वो कि कितने न्यूनतम आवश्यक है। अब मान लीजिए सिक्किम में एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 600 ही है बूथ, 600 ही मशीनें यूज़ हो रही हैं, और दूसरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक है, उसमें 1.5 लाख मशीनें यूज़ हो रही हैं। तो आप दोनों के लिए एक तो वो नहीं बना सकते, आपको एक स्टैटिस्टिकली सेटिस्फाइंग मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत से, जैसे आप करते हैं ना रैंडम सैम्पलिंग करते हैं पूरे देश की, अभी इलेक्शन वाले करेंगे, सारे ओपिनियन पोल करेंगे, तो 1.5 करोड़ के मतलब 1.5 अरब के देश में आप 50,000 का 60,000 का सैंपल लेके काम कर लेते हैं, और अच्छा होता है, रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, रैंडम भी होता है। तो उसका एक मॉडल है, और वो मॉडल, इसीलिए मुझे इंतजार है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत समझदारी की चीज़ की, उन्होंने इसके ऊपर कोई निर्णय लेने से पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा को ये भेज दिया और उनसे कहा कि आप बताइए कितना आवश्यक है। तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये 2% या 2.5% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4% हो जाएगा। तो इस समय जो स्थिति है वो तो ठीक नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। दूसरी बात, मैं एक बस ये कह दूं कि मेरी शिकायत अपोजिशन पार्टी से, इतनी सारी चीज़ें ख़राब हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। आप देखिए कि जो कैंडिडेट के ऊपर कैप लगी हुई है 70 लाख की, लेकिन सेंट्रल पार्टी में जितना चाहे अरबों रुपया खर्च कर रही हैं पार्टियां, तो उसके ऊपर कुछ बोलते, नोटा के ऊपर कुछ बोलते, कोई अच्छी प्रक्रिया लाने की कोशिश करते, इलेक्टोरल स्टेट फंडिंग के ऊपर कुछ बोलते। मशीनों की बात आप उस स्टेट के बारे में करते हैं जहां आप हारते हैं जहां आप जीतते हैं उन्हीं मशीनों से आप कुछ नहीं कहते। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया है इलेक्शन कमीशन ने और चुनाव के साथ जोड़ा है, निगम साहब, उसके बाद भरोसा वोटर का ज़रूर बढ़ा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा लगता है एक के बाद एक नए स्टेप के साथ वापस बैक टू स्क्वायर जाने की तरफ रुख करती हुई नजर आती हैं। जैसा विपुल ने कहा, बहुत अहम है कि वो पार्टियां जो विपक्ष में सिर्फ वही, अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो उसकी लाइन अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, हमने तो वो भी इलेक्शंस देखे हुए हैं जब बैलेट पेपर का होता था और बूथ कैप्चरिंग होती थी, अंदर बैठ के ठप्पे लगाए जाते थे। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इससे। आप उसी व्यवस्था की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। जहां आप जीतते हैं वहाँ ईवीएम मशीन ठीक है, और जहां आप हारते हैं तो ईवीएम मशीन ख़राब हो जाती है। आई थिंक ये मैच्योरिटी नहीं शो करता पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये जनता का भरोसा तोड़ने की बात करता है। जो भरोसा बनाया है इतने समय में टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व होके, उसको तोड़ रहे हैं अपनी जो तुच्छ राजनीति होती है उसको, उसके लिए, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इन पार्टियों को जब कभी सत्ता में थे, ये उन्हीं ईवीएम से जीते हैं, और आज इस तरह की 21 पार्टियों के इकट्ठा होने का मतलब यही हो रहा है जैसे महागठबंधन बन रहा है। पॉलिटिकल महागठबंधन मुझे दिखता है, रादर देन कि ये किसी जेन्युइन ग्रीवेंस को लेके है। एक जिस तरीके से जब आशंकाओं की बात आती है मिंदर साहब, पुराने आंकड़े क्या कहते हैं कि शिकायतों की बात जब होती है कि फला जगह पर ईवीएम या बैलेट बॉक्स में जब दिक्कतें हुई, इसका ईवीएम आई, कितनी जगह आरोपों में सही पाया गया, जो परसेंटेज मैं कहूँ उस लिहाज से, क्योंकि जब बार बार सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई, यहाँ पर आशंका हुई, यहाँ पर इसको डैमेज करने की कोशिश हुई, और आप 50% की तरफ जाना चाहते हैं, मशीन के साथ साथ आप बैलेट की तरफ भागना चाहते हैं, तो वो रेशियो क्या है जिसके चलते मैं कहूँ कि दलील को अगर मैं मान भी लूँ तो उसमें कुछ दम है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि मशीन चलते चलते उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई लाइट नहीं जल रही, कोई बत्ती नहीं जल रही, या कुछ बटन नहीं दब रहा, वो अलग बात है। वो तो कुछ, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह इतने लगे हुए हैं तो उसमें तो, लेकिन ये कहना कि रिजल्ट जो है वो गलत हुआ या टेम्परिंग या एरर जैसे वो कह रहे थे, आज तक किसी ने भी एक केस भी नहीं दिखाया कि इस केस में जो एरर हो गई, इस मशीन की काउंटिंग अलग थी, कुछ रिजल्ट अलग था, एक भी केस नहीं।
कोई तो ऐसा परसेंटेज की तो बात ही नहीं हुई। संभव तो है सर, संभव तो, संभावना तो मतलब चूंकि है तो मनुष्य ही, हम लोग बहुत चालाक हैं, हर एक चीज़ का निदान जानते हैं, तो संभव तो है, लेकिन ये प्रोबेबल नहीं है, होगा नहीं। एक आखिरी कमेंट निगम साहब, जिस तरीके से बार बार जब सवाल खड़े होते हैं और मंत्री साहब ने कहा कि बड़ी मेहनत के बाद हमने नए तरीके ईजाद किए, उसको किस खास मकसद के साथ मतदाताओं का भरोसा को बढ़ाने के लिए लाया गया, कहीं डिरेल सिस्टम जो है कुछ दलों की ओर से जो कि विपक्ष में आ जाते हैं उसकी तरफ खींचने की कोशिश, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जिस तरीके के प्रयास रहे हैं, हम मतदाता को कह सकते हैं कि सब कुछ उसी रूटीन पर उसी तरफ आगे बढ़ रहा है और जो बड़े दूसरे कदम हैं उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है दलों को। देखिए, मैं जैसे आपको पहले भी बोला, टेक्नोलॉजी रिफाइन हो रही है और भी अच्छे तरीके आएंगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा। ये जो कुछ पार्टियां, 21 पार्टियां, इनको किसी तरह का डर है, शायद वो डर हार का है और कुछ नहीं है। और वो इसके लिए अगर मान लीजिए कल को हम हार जाते हैं तो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है। पंजाब में इस तरह की आवाज़ उठी थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उठी थी, लेकिन जीतने के बाद दब गई, कुछ नहीं हुआ। तो वही डर इनको अभी भी सता रहा है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, सिस्टम को मेरी उम्मीद है और सबसे गुजारिश यही है कि डिरेल ना करें। सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, जिस तरह से इलेक्शन कराती है इसके लिए उनको सलाम ठोकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था फांसी या उम्र कैद कौन सा बेहतर विकल्प है डिटरेंट के तौर पर। चौधरी लिखते हैं कि मेरे विचार में न्यायिक व्यवस्था को और दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, जबकि अपराधी को प्रावधानों के मुताबिक जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। इस तरह से ही अपराधियों तक और इस प्रकार के आपराधिक मानसिकता वाले लोगों तक एक कड़ा संदेश जाएगा जिसकी देश को दरकार है। सोनम लिखती है कि फांसी की जगह उम्र कैद की सजा उस गुनाह के लिए एक बार सही है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, या फिर जो सजा माफी या कुछ रियायत के लायक हो। लेकिन बलात्कार जैसे संगीन अपराध के लिए, और वो भी छोटी बच्चियों के साथ किए जाने वाले अपराध के लिए, फांसी की सजा भी कम है। ये एक ऐसा अपराध है जिसकी माफी देना अपने आप में ही एक अपराध है और कोर्ट के इस तरह के निर्णय सामाजिक न्याय की धारणा पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकते हैं। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।